नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज एक टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये ITI का सबसे और प्रथम चैप्टर रहता है और यहीं से पता चलता है भी इलेक्ट्रिसिटी शब्द का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एटम सबसे छोटा, उसके बाद में मॉलिक्यूल और उसके बाद में मैटर। ये तीन प्रकार की चीज़ें हैं और एटम के अंदर आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मैटर क्या होता है, और मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु, एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु। यानी इन सब की हम लोग बातचीत इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। ये पदार्थ है क्या चीज़? तो हम जहाँ कहीं भी देखते हैं जो हमको चीज़ दिख रही है उसका कुछ ना कुछ वेट है, या फिर उसको कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, या उसकी कोई ना कोई शेप है। अगर इन तीनों में से तीनों चीज़ें हैं, या कोई दो है, या कोई इनमें से एक है, तो वह चीज़ क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो मैटर को जो मूल रूप से डिवाइड किया गया है वो तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीन फॉर्म है इसकी, एक आपकी सॉलिड, एक आपकी गैस और एक आपकी लिक्विड। इन तीन भागों में मैटर को डिवाइडेशन किया गया है। और किसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है? तो वो क्लासिफिकेशन किया गया है मास के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर और शेप के आधार पर। इन तीन चीजों के आधार पर इसका क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग बातचीत करते हैं इनकी। ये काफी आधारभूत बातें रहती हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थ की सॉलिड फॉर्म, फिर लिक्विड फॉर्म और उसके बाद में गैस फॉर्म की बातचीत करें। अभी मैंने बताया भी इनको तीन चीजों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मास के आधार पर, फिर वॉल्यूम के आधार पर और उसके बाद में शेप के आधार पर। यानी कोई ऐसी वस्तु जिसमें भार भी हो, जिसमें आयतन भी हो, जिसका आकार भी हो। यानी ये तीनों चीजें अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो वस्तु किस फॉर्म के अंदर होगी? सॉलिड फॉर्म के अंदर। यानी वह पदार्थ क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। जैसे ये आपका डस्टर है, ये सॉलिड है, आपको पता लग रहा है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कोयले का टुकड़ा हो गया, ये सब सॉलिड फॉर्म है। तो इसका कोई ना कोई आयतन भी है, इसका कोई ना कोई आकार भी है और इसका कुछ भार भी है। तो वह चीज़ क्या है? सॉलिड फॉर्म। अब अपने बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में भार भी होता है, आयतन भी होता है, लेकिन आकार नहीं होता। हो गया जैसे आपका दूध हो गया, जैसे आपका एल्कोहल हो गया, वो ये सब आपको पता है। यानी ये सब किसकी फॉर्म है? लिक्विड की फॉर्म में है। अब अपने बात करते हैं गैस की। तो गैस का क्या होता है? जिसका भार निश्चित हो, ना ही आयतन निश्चित हो, ना ही क्या हो? आकार निश्चित हो, तो वह वस्तु क्या कहलाती है? गैस की फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल C2N2 O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब किसकी फॉर्म के अंदर है? गैसेस की फॉर्म के अंदर है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका था मैटर। ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा नहीं है। तो क्या है पदार्थ? जिसकी कोई आकृति हो, जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई भार हो, वो सब क्या है? मैटर है। और मैटर की तीन फॉर्म होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। और इनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो बाय मास, बाय वॉल्यूम, बाय शेप किया गया है। और जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हो वो क्या कहलाती है? मैटर की सॉलिड फॉर्म कहलाती है। और जिसके अंदर केवल बाय मास और बाय वॉल्यूम हो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाती है? लिक्विड कहलाती है। और जिसमें केवल ओनली वेटेज हो, ना ही वॉल्यूम हो, ना ही शेप हो, इस कॉल्ड मैटर की कौन सी फॉर्म कहलाती है? वो गैस फॉर्म में कहलाती है। अब अपने नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे हमने, मैं लिख देता हूं, सबसे पहले क्या आता है? मैटर हमने पढ़ा, तो मैटर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब अणु क्या चीज है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो भाइयों, प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है। कोई भी चीज है, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे, जैसे आपका डस्टर है तो ये इतना ही जैसा नहीं था, उसमें बहुत लकड़ी के छोटे छोटे बुरादे के कण। तो प्रत्येक पदार्थ है वो किससे बनता है? छोटे छोटे। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है
कणों से मिलकर बनता है, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक गुण, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। और यह अभिक्रिया के दौरान स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। और इनकी संख्या अनलिमिटेड है। तो ये आपका क्या है? अणु। इससे ठीक मिलता जुलता परमाणु है, एटम। अब परमाणु क्या है? तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उसमें भौतिक व रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, वह अणु कहलाता है और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन वह ऐसा छोटा से छोटा कण जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, यानी वो अविभाजित रहने वाला है, जिसको और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, यानी उससे भी कोई छोटा टुकड़ा नहीं बन पाएगा, वह क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएगा, तो वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब हम करते हैं परमाणु की बात। अब हम किसकी बात करते हैं? परमाणु की। एटम क्या चीज है? तो देखो भाइयों, हम एटम की बात कर रहे हैं, और एटम के अंदर आपको पता है नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर क्या रहती है? कक्षाएं रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न बनता है वो ये बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला प्रश्न बनता है वो पहला बनता है, परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती है? परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती है? तो आप देखिए, जैसा हमारा ब्रह्मांड है, जैसे हमारा सौरमंडल है, और सूर्य भगवान के जिस प्रकार चारों प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हालात ऐसे ही। ठीक, ये हमारा नाभिक है और ये परमाणु का कठोर भाग है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। सघन भाग या कठोर भाग है परमाणु का, क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। और इस नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन, और इसके चारों स्पेस है, स्पेस के अंदर ऑर्बिट और सब ऑर्बिट विद्यमान है। तो इसके अंदर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? प्लेनेट लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो इसकी परमाणु की संरचना है वो किससे मिलती जुलती है? ब्रह्मांड या फिर सौरमंडल से। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न क्या था? परमाणु की तीन मूलभूत इकाई। परमाणु की मूलभूत आवश्यकता के अंदर परमाणु की तीन मूलभूत इकाई राशियां जिसको आप कह सकते हो। तो आपको पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसी में अगर आपसे पूछ ले नाभिक की तीन मूलभूत आवश्यकता, सॉरी राशि, मूलभूत राशियां, तो आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि नाभिक के अंदर यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित है, ये मूवमेंट किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे। तो अब देखो, अब ये जो नाभिक है उसके चारों ओर क्या है? कक्षाएं, और इन कक्षाओं को मैं लिखता हूं K से, L से, M से और N से। अब इसके अंदर क्या होते हैं? नाभिक के चारों कक्षाएं होती है और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। मूल रूप से दो प्रकार की ये मोशन करेंगे, एक कक्षीय गति और एक है चक्रीय गति। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका कुछ ना कुछ क्रम रहता है, भाई पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी के अंदर कितने होंगे, तीसरे के अंदर कितने होंगे और चौथी के अंदर कितने होंगे। इस प्रकार से ये सिस्टम होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2n की स्क्वायर। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जैसे पहली कक्षा है तो 2 इंटू 1 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर क्या होती है? 1, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 2। दूसरे के अंदर 2 इंटू 2 की स्क्वायर तो आ गया 8। तीसरे के अंदर कक्षा तीसरी है तो क्या आ गया? 18। और चौथी के अंदर क्या है? 32। तो कक्षाओं में पहली कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन,
कम से कम कितने भी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18 और चौथे के अंदर 32। यानी ऑर्बिट है वो, उसका नाम मैंने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग K, L, M और N, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 और 32, यानी 2, 8, 18, 32। हमने 4 प्रकार की कक्षाएं यहाँ पर ली। तो पहले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18 और चौथे के अंदर 32। हम इन्हीं के आधार पर अपना कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का निर्माण होता है। जैसे हम तीनों एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉपर ले लिया। कॉपर किस नंबर पे आता है? 29 पे। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है वो 29 है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 29 है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कॉपर के अंदर 29। तो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो 29 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करने होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? 2। पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। और ये कक्षा कंप्लीट होने के बाद में हम दूसरी कक्षा में जाने वाले हैं, तो दूसरी में कितने भर सकते हैं? 8। इसी प्रकार से तीसरी में 18 और चौथी में मेरा कितना होगा? 1 होगा। तो आप देखो 2 और 8 10, 18, 28 और 1 29, और कॉपर के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 29, और इसमें एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 29 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो क्या 29 भर गए हैं क्या? तो हाँ ठीक है, भर गए। तो इसके अंदर ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और हमें पता है, हमने पीछे बात की थी, हमने कहा है भाई जिस परमाणु के अंदर अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। अब ठीक उसी प्रकार से हम उदाहरण लेते हैं सेमीकंडक्टर का। जैसे सिलिकॉन का, कार्बन का और जर्मेनियम का। सिलिकॉन 14 पे है, कार्बन 6 पे है और जर्मेनियम 32 पे है। तो इसमें आ गया 2, 8, 4, इसमें आ गया 2 और 4, इसमें आ गया 2, 8, 18, 4। तो देखो सब के अंतिम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या है? सेमीकंडक्टर है, या फिर क्या है? ये अर्धचालक है। और अगर हम बात करें तो ये आ गया आपका भाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होते हैं, इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसके? परमाणु के अंदर नाभि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभि के अंदर होते हैं। और किस बल के द्वारा ये बंधे हुए होते हैं? तो आणविक बल के द्वारा। और जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल कौन करता है? नाभि करता है। वो भी किस बल के द्वारा करेगा? तो आणविक बल के द्वारा क्या करता है? वो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी खोज किसने की? हाँ तो प्यारे दोस्तों, हम परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीनों की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की और फिर न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले इनकी खोज किसने की, फिर इस पर आवेश कितना और फिर इनका भार कितना या फिर मास कितना। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्सन चैडविक ने। ठीक है, और आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का पता है आपको, माइनस रहता है, नेगेटिव रहता है, ऋणात्मक रहता है। और वो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन होता है उसका होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन है उसका आवेश नहीं होता है, वो आवेश रहित रहता है, या फिर इसे क्या कहते हैं? उदासीन, या फिर इसे न्यूट्रलाइज, ये होता है। अब हम करते हैं इसके भार की बात। जो इलेक्ट्रॉन का भार है वो रहता है 9.11 × 10⁻−31 kg। और जो प्रोटॉन का भार है वो रहता है 1.67 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भार है वो प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर रहता है। लेकिन अगर हम विस्तृत चर्चा करें, डीपली में जाएं, तो हम कहते हैं भाई न्यूट्रॉन का भार प्रोटॉन से थोड़ा भारी है। ठीक है, अब एक रिश्ता है वो पूछते हैं
यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मास ऑफ है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मास ऑफ है प्रोटॉन, और ये क्या है, मास ऑफ है न्यूट्रॉन। अब जो रिश्ता है जो मोस्टली परीक्षा में पूछा जाता है, भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के कितना होता है, 1840 टाइम्स। या फिर अगर हम पूछ ले मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो 1840 इंटू मास ऑफ है इलेक्ट्रॉन। ये दो रिश्ते हैं जो परीक्षा में मोस्टली बार हमसे पूछे जाते हैं। अब क्या होता है, एक होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, और दूसरा होता है एटॉमिक वेट, और एक क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको पीरियोडिक सारणी जो हमें पता है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो उसके अंदर जिस नंबर पे जितना होगा, जैसे कार्बन 6 नंबर पे है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। और एटॉमिक वेट का मतलब है जस्ट हम एक अंदाजा मान सकते हैं भी जस्ट परमाणु क्रमांक का डबल लगभग ऑलमोस्ट, या उसके इर्द गिर्द वो क्या होता है, परमाणु भार होता है।